Hey students, welcome to the Balloony Digital. I'm your educator Deepika Hatwal and today we are going to learn about the chapter cell cycle and cell division. तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेल साइकिल मतलब होता है कि एक जो सेल है वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहा है, या बोल सकते हैं कि एक सेल के लाइफ साइकिल को ही हम क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल बोल देते हैं। उसमें एक सेल को अपने अंदर के मटेरियल को सिंथेसाइज भी करना है, उनको डुप्लीकेट करना है, जो भी अंदर प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करनी है एंड इवेंचुअली दो सेल में डिवाइड हो जाना है। तो इसमें बहुत बड़ी सीरीज ऑफ फेजेस आते हैं, इनको मिला करके हम सेल साइकिल बोल देते हैं। तो सेल साइकिल का डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो, सेल साइकिल इज a sequence of events by which a cell duplicates its genome। ये लाइन समझ में आया कि जो सेल साइकिल होती है ये कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टोटल जीन जितना एक ऑर्गेनिज्म में, एक सेल के अंदर, वो एक के दो हो जाएंगे ताकि उनको इक्वल इक्वल भेजा जा सके जो डॉटर सेल्स हैं। एंड और क्या होता है, सिंथेसाइजेस द अदर constituents ऑफ सेल। अब सेल में सिर्फ जीनोम तो नहीं पड़ा है, उसमें ढेर सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनको भी तो सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो सेल साइकिल के दौरान ये सारी चीजें भी होती हैं। एंड इवेंचुअली सेल डिवाइड्स into two डॉटर सेल्स। क्या समझे हम कि सेल साइकिल है, कुछ इवेंट्स हैं, उनकी सीक्वेंस है। सेल के अंदर का जितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस या कंपाउंड हो सकते हैं, उनको सिंथेसाइज करना और अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल का बन जाना ही क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है, या दिस इज नोन एज सेल साइकिल। आगे हम बढ़े, अगर हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखें या सेल साइकिल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। देखो, आपका जो सेल साइकिल है उसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है आपका एम फेज और दूसरा हो जाता है आपका इंटरफेज। अभी हम इसे चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इसको आपको साइक्लिक फॉर्म में दिखाऊंगी तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। जो आपका एम फेज होता है, इस एम फेज में फिर से दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको हम बोल देंगे साइटोकाइनेसिस। अब जो आपके न्यूक्लियस का डिवीजन है, न्यूक्लियस के डिवीजन में भी बहुत सारे फेजेस हमको देखने को मिलते हैं। पहला आ जाता है अपने पास प्रोफेज, दूसरा आ जाएगा मेटाफेज, तीसरा हो जाएगा एनाफेज और चौथा हमको इसमें मिलता है टीलोफेज। साइटोकाइनेस की बात करूं तो इसको बोल देते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो कैरियोकाइनेसिस है ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोल देंगे कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोल देंगे हम साइटोकाइनेसिस। अब अगर मैं इंटरफेज की बात करूं तो आपके इंटरफेज में भी आपके 3 सब फेज आते हैं। सबसे पहले फेज का नाम है G1 फेज, दूसरे फेज का नाम है S फेज और तीसरे का नाम है आपका G2 फेज। अब इनके आपके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि जीवन को जीवन बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है हमारा इसका नाम है गैप फेज। एस फेज का पूरा नाम है सिंथेसिस फेज क्योंकि यहां पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और G2 का फेज, G2 फेज का नाम है गैप 2 फेज। सेल साइकिल है, सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं। पहला होता है आपका इंटरफेज, दूसरा होता है आपका एम फेज। इंटरफेज में सेल चीजों का सिंथेसिस कर रहा होता है या फिर बोल सकते हैं कि डिवीजन की तैयारियां यहाँ हो रही होती हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड का बनना, एटीपी का बनना, डीएनए का सिंथेसिस होना, डीएनए डबल होना या सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेट होना, वो सारा चलता है आपका इंटरफेज में। आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इन सब की डिटेल्स, कौन सी चीज कहाँ होती है। तो इसके अंदर हमको लर्न करने 3 फेजेस आते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 G2 का जो G है उसका मतलब होता है गैप, और S फेज में जो S वर्ड है उसका मतलब होता है सिंथेसिस फेज क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। क्लियर है इतना? दूसरा आता है एम फेज। एम फेज मतलब होता है कि अब सेल डिवाइड करने ही वाला है। तो एम फेज में फिर 2 पार्ट्स आ जाते हैं, पहले आप न्यूक्लियस का डिवीजन करवाओ, देन आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाओ। न्यूक्लियस के डिवीजन में बहुत सारे फिर से फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, डिटेल पढ़ेंगे बाद में, और साइटोकाइनेसिस भी पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसकी साइक्लिक फॉर्म, किसको साइकिल में कैसे अरेंज किया गया है। आप अपने सामने एनसीईआरटी ओपन करके रखिए क्लास 11th की, उसके सामने आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पर ही सेल साइकिल का डायग्राम दिया है, उसको समझो, देखेंगे। तो हमने अभी क्या समझा, हमने अभी समझा कि सेल का लाइफ साइकिल मुझे समझना है। इसमें हमारा मैक्सिमम टाइम 95% जो टाइम होता है वो हमारा चला जाता है इंटरफेज में, वो हमारा चला जाएगा इंटरफेज में। अब हमने अभी समझा है कि जो आपका इंटरफेज होता है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला और सबसे बड़ा जो फेज होता है, पूरी सेल साइकिल का भी सबसे बड़ा फेज है और इंटरफेज का भी सबसे बड़ा फेज है, उसका नाम है आपका G1 फेज। G1 फेज के बाद आता है आपका S फेज, और S फेज के बाद आपका आ जाता है G2 फेज। फिर जो भी पार्ट बच गया उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा आपका M फेज। तो ये हम बना लेते हैं M फेज, दिस इज योर M फेज। अच्छा, M का क्या मतलब होता है? M मतलब होता है आपका, ये आपका माइटोटिक फेज है। इसके अंदर अब हमने समझा कि 2 पार्ट थे, एक था आपका साइटोकाइनेसिस, तो इसको हम लिख देते हैं, ये था आपका साइटोकाइनेसिस। और एक पार्ट मुझे देखने को मिला जिसको मैंने बोला कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर मुझे देखने को मिले, कैरियोकाइनेसिस के अंदर मुझे देखने को मिले, पहला मिला हमारा प्रोफेज, पहला हमें मिला बेटा प्रोफेज, दूसरा हमें मिला है मेटाफेज, तीसरा हमें मिला है एनाफेज, और चौथा हमें देखने को मिला है टीलोफेज। ये जो सारे के सारे फेजेस हैं ये सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए है, इतनी चीजें।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो दिस इज योर सेल साइकिल। ये क्या समझा हमने अभी? सेल साइकिल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो तो डिवाइड ही नहीं करते हैं, मैम हार्ट के जो सेल है वो तो डिवाइड ही नहीं करती है ना। इसी तरीके से कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, वो तो डिवाइड करते ही नहीं है। तो मैम क्या ये सेल साइकिल सबके लिए एप्लीकेबल है? नहीं, सेल साइकिल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, इसमें सेल साइकिल नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, सिंपल न्यूक्लियोइड है। और हमने वहां पे पढ़ा है कि जो मीसोसोम्स होते हैं वो हेल्प करवा देते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने में, और दोनों सेल क्या हो जाती हैं? आपकी एमाइटोसिस से अलग हो जाती हैं। तो वहां पे हमको इतने फेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी, जो आपकी नर्व सेल्स होती है ह्यूमन की जो नर्व सेल्स होती हैं और जो आपकी हार्ट सेल्स होती हैं, ये एक बार जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है जितनी बन जाती है उतनी ही रहती हैं। इनमें ग्रोथ हो सकती है लेकिन ये डिवाइड नहीं करती। तो इनमें भी हमको इस तरीके का सेल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट आता है कि क्या हो अगर कि कोई सेल अपना मैच्योर सेल है, वो डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है या ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से उसको फिर से डिवीजन फेज में जाना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी कुछ सेल्स जो होती हैं वो चली जाती है हमारी G0 फेज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल नोट में G0 फेज आता है जिसको क्विसेंट फेज भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल जैसे ही M फेज को खत्म किया, यहाँ पर M फेज क्या हो गया? एंड हो गया। तो ये सेल हमेशा और हमेशा के लिए G1 फेज में क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। मतलब ये अपना सिर्फ G1 फेज में रहेगा, क्योंकि G1 फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। अब कौन से ऐसे सेल होते हैं? जैसे प्लांट में कुछ पैरेनकाइमल सेल्स होती हैं जो है मैच्योर, सेल डिवीजन नहीं कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट आई है कि उस सेल को दोबारा से डिवीजन करना पड़ेगा। तो उस सेल का फिर डी डिफरेंशिएशन हो जाता है सॉरी, उस सेल का डी डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो फिर से क्या बन जाएगी? आपकी डिवाइडिंग सेल बन जाएगी। तो क्या हुआ होगा पैरेनकाइमल सेल में? वो क्या थी? G0 फेज में अरेस्ट थी, मतलब अब उसको डिवीजन नहीं करना। लेकिन क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट है सेल का कि अब आप डिवाइड करना शुरू करो, तो वो अपनी G0 फेज को फिर से खत्म करके और फिर से सेल साइकिल में एंटर कर सकती है। तो तीनों ही तरीके के एस्पेक्ट हमने देखे। कुछ सिंपल सेल्स जो सेल साइकिल करते हैं, हाँ करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं, नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स हो सकते हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे सेल जो कभी डिवाइड नहीं करते, जैसे कि ह्यूमन के नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स, इनको डिवीजन करना ही नहीं है। तीसरे जो डिवाइड नहीं करते लेकिन ओकेजनली डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वो अपनी कौन सी स्टेज में है? G0 स्टेज में, बट टेम्परेरी, और ये भी अपनी G0 स्टेज में है बट परमानेंटली। आई होप आपको सेल साइकिल का इतना पोर्शन समझ में आया होगा। इससे आगे का जो भी लेक्चर है वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।